नमस्कार दोस्तों, लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, हर जगह आजकल जेन जी की बात हो रही है, तो मैं आज एक ऐसे यंग एचआर लीडर को आप लोगों से मिलवाने वाला हूं, जो कि वो पॉलिसी बोरिंग में बिलीव ना करके पीपल, पर्पस और परफॉर्मेंस में बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि इन्हीं चीज़ों से ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड लिव प्योर में एज ए एचआर लीडर के तौर पर उन्होंने कल्चर को एक स्लाइड में ना बनाकर उन्होंने अपने डिसीजन से उसको काफ़ी ऊपर लेकर गए और वहाँ लोगों का कल्चर देखने लायक मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ लिव प्योर कंपनी के एचआर हेड सौरभ सिन्हा सर की। सौरभ सिन्हा सर को लोग जानते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के लिए, लर्निंग माइंड के लिए और पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप के लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं एक यंग एचआर लीडर से और समझते हैं उनके कैरियर के बारे में और एचआर की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनसे मैं एक एक करके पूछूंगा, ताकि आने वाला जो भी जनरेशन है या जो अभी जो जेन जी की बात हो रही है उनके लिए भी काफ़ी एक यंग टैलेंट एचआर हेड से मिलकर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नमस्कार सर। थैंक यू रंजीत जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए लीडरशिप अनफिल्टर्ड में, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन। सर, मैं पहला क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हुए हैं एज ए एचआर लीडर के तौर पर। कुछ कंपनियां एस्टेब्लिश थी और कुछ कंपनी ऐसी भी थी जो कि काफ़ी ग्रोइंग हो रही थी, बहुत फास्ट ग्रोइंग हो रहा था। जब कोई कंपनी स्टेबल से फास्ट ग्रोइंग की तरफ जाता है तो एचआर के कौन से फेज में सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है? जैसा कि मेरा कैरियर शुरू से ही स्टार्टअप्स के साथ रहा है। आजकल उन्हें स्टार्टअप्स कहते हैं, पहले उन्हें फाउंडर्स कंपनी कहते थे, एंड बीच में स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन साथ भी काम किया। तो मेरा तजुर्बा है वो ये बताता है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल से फास्ट पेस की तरफ जाता है तो आपके पॉलिसी की जो बैरियर होते हैं उनमें ना बंद कर एक पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना ज़रूरी होता है, जिसमें आपको नए और पुराने लोग सामंजस्यता के साथ काम कर सकें और उनको एक क्लैरिटी मिल सके कि इस फास्ट पेस्ट में हमें बढ़ने की ज़रूरत क्या है और क्यों है। अगर ये दो चीज़ हम उनको समझा सके कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे क्यों बढ़ना है, तो वो उनको पर्पस को स्टेबल करता है। तो एचआर को पर्पस क्लैरिटी के साथ लास्ट माइल तक डिफाइन करना और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहाँ हर कोई डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, मोटिवेटेड हो, फेलियर की चिंता किए बिना, गलतियों से डरे बिना डिसीजन ले सके। अगर आप ये बदलाव ला सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में तो एचआर का ये सबसे बड़ा बदलाव होता है। क्या एचआर वाले लोग बिना डरे डिसीजन लेते हैं क्या कभी, या डर डर कर डिसीजन लेना पड़ता है? बहुत सी जगह पे हमने देखा है, ये एक दुविधा जरूर रहती है। कुछ एचआर के मन में डिसीजन के फेलियर का होता है ना कि डिसीजन का, बट मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप डिसीजन लोगे तभी गलत होगे या सही होगे। डिसीजन नहीं लेने से तो कुछ हासिल होना नहीं है, स्थिति बदलेगी नहीं। अगर आपने डिसीजन लिया तभी आप बदलाव कर पाओगे और तभी आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओगे कि आप जो सोच रहे हो, जिस तरह से आप कल्चर बिल्ड करना चाहते हो, वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करें, ताकि उसी से पता चलेगा कि हाँ मतलब कुछ चीज़ें सही और गलत, तभी तो पता चलेगा उन चीज़ों के। अगर आप मैदान में उतरोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप खेल पा रहे हो, बॉलिंग कर पा रहे हो, फील्डिंग कर पा रहे हो, बैटिंग कर पा रहे हो। 12th मैन तो बाहर से सिर्फ पानी ही पिला सकता है, गेम में तो उतरना पड़ेगा मैच में बदलने के लिए। इसी चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर कि जितने भी आजकल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं हर ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ, सारे सीनियर से भी, आप लोग जैसे लोगों से मिलना होता है। हर जगह लोग बोलते हैं कि पीपल आर आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, या जो भी मतलब चीज़ें बिगर स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, या मतलब संपत्ति है, जो कुछ चीज़ें हैं उस पर वो एसेट जो है लोग बोलते हैं कि वही है। लेकिन अगर एक्चुअल में मैं जब धरातल पर देखता हूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना उसमें डिफरेंस हमें देखने को साफ मिलता है। तो आपके एक्सपीरियंस से इंटेंट और उनके एक्शन में जो गैप है उसको आप कैसे मतलब एक रियल फैक्टर में मतलब कैसे उसको क्लोज किया जा सकता है?
देखिए, जो आप बात कह रहे हैं ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन के साथ आप कह रहे हैं। जब भी आप किसी लीडर को सुने या किसी मैनेजर को सुने तो ये ज़रूर सुनने को मिलता है कि पीपल उनके सबसे बड़े एसेट है या उनके स्ट्रेंथ हैं, और एक्शन में जो गैप मिलता है, अब इसको समझना पड़ेगा कि इंटेंट तो है, एक्शन में गैप क्यों है। एक्चुअली जब हम बोर्ड रूम में होते हैं, जब हम कुछ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, तो हमारे मन में होता है कि हर चीज़ इस तरीके से ही चलेंगे। अब जब एक्शन में आते हैं और जब वो रियलिटी से सामना होता है, जब वो रिज़ल्ट उस तरीके से ना हो जो आपने सोच रखा है, तब हमारे पास दो ही तरीके होते हैं। एक होता है कि हम एज ए लीडर कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, और एक होता है एज ए लीडर हम क्या टूट जाते हैं, राइट। तो जहाँ भी लीडरशिप इस गैप में अपने आप को संभाल के रख सकते हैं, वहाँ पे आप ये गैप नहीं देखेंगे, और ये गैप आपको वहाँ ज़रूर दिखेगा जहाँ पे फेलियर को ओन करना, उस कठिन समय में खड़े होना और जिम्मेदारी तय करना, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर इसको आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दूर करना हो रंजीत जी, तो मेरे को लगता है कि इसमें आपको 2-3 सवाल पूछने चाहिए क्लैरिटी के लिए हम दूसरों को। पहला कि हमें किस तरह के चीज़ों में अगर रेवेन्यू देर से भी आए तो चलेगा, लेकिन इंसानियत, अपने पीपल, इन पे हम हार्श नहीं हो सकते। ये क्लैरिटी अगर हम ले लें, पहला चीज़। दूसरी चीज़, किस तरह की चीज़ों में हमें रेवेन्यू बिल्कुल नहीं चाहिए अगर वो मेरी टीम को बर्नआउट देता हो या मेरी टीम को स्ट्रेस देता हो या उनको तोड़ता हो, राइट। और तीसरा, अगर रेवेन्यू ना आया फिर भी किस तरह के बिहेवियर्स को हम रिवॉर्ड करेंगे। अगर ये क्लैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स के अंदर है, ये एचआर का ही काम है, हमें आपस में बात करना, ऐसे सवाल पूछना, या दो लीडर्स आपस में बात करें। अगर हमने ये तय कर लिया, इन 3 चीज़ों का आंसर ले लिया और क्लैरिटी पा गए, तो ये गैप इंटेंट और एक्शन का कभी होगा नहीं। तो जो आप बता रहे हैं सर, क्या ये पॉसिबल है कि बिना नंबर्स के, आजकल तो हर जगह नंबर्स की बात होता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना नंबर्स के चीज़ें ये हो सकती हैं? ये वो क्या बोर्ड रूम को ये एक्सेप्टेबल होगा कि हम जहाँ खाली सिर्फ इस तरह की बातें करें, नंबर्स की बात ना हो, परफॉर्मेंस की बात ना हो, और हम उस तरह से रिवॉर्ड करें, तो क्या एक्सेप्टेबल होगा आपके टॉप मैनेजमेंट देखिए, को? मेरा मानना है, मैंने जितनी जगह भी काम किया है, लीडर्स जो होते हैं वो नंबर जरूर चाहते हैं, बट नॉट एट एनी कॉस्ट। क्या नॉन कंप्लाइंट होके हम रेवेन्यू लाना चाहेंगे? कोई भी बोर्ड नहीं चाहेगा। क्या कोई बोर्ड ये चाहेगा कि सिर्फ पीपल को बदल करके रेवेन्यू आ जाए? वो नहीं आएगा। देखिए, नंबर लाने के लिए, रेवेन्यू लाने के लिए 2-3 चीज़ों पे काम करना पड़ता है। एक होता है आपके खुद के प्रोसेसेस, देन योर पीपल कैपेबिलिटी, है ना, और तीसरा जो होता है आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आप बाहर देना चाहते हो। अगर ये तीनों सही तरीके से हैं तो आप विन कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिस हो रही है तो फिर आप कुछ भी कर लिए, रेवेन्यू नहीं आएगा। तो आप तो एचआर वाले कम, मार्केटिंग के ज़्यादा सर, आपकी बातचीत इधर से लग रहा है उस तरह से कि एचआर ओरिएंटेड कम और मार्केट के नंबर्स पर ज़्यादा आप ला कर देते हैं, लग रहा है कंपनी को। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत हम लोग भी बिजनेस में इन्वॉल्व रहते। आप अगर अपने आप को बिजनेस पार्टनर कहते हैं और आप बिजनेस में एचआर को अगर बोर्ड के टेबल पे जगह चाहिए तो नंबर तो समझना पड़ेगा, नंबर की बातें करनी पड़ेंगी। और सिर्फ पॉलिसी की बात करें या सिर्फ आरएनआर की बात करें तो उससे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये तीनों चीज़ों पे काम करेंगे तो नंबर आ जाता है। तो क्या ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो हम बोल रहे हैं जो गैप है, वो गैप रियल में है या देखने को वहाँ भी मिलता है कि ये गैप है? गैप देखने को मिलता है। कई जगह यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, बट हम लोगों को एक चीज़ की क्लैरिटी ज़रूर है, और हमने ये एक बार नहीं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन कई दफ़ा ये करके देखा है। जब कोविड का समय आया था, हमें मालूम था कि रेवेन्यू बैक सीट ले सकता है और पीपल पे हमें केयर करना है। उस टाइम हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो इनिशिएटिव्स लिए, और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, ये पूरे लीडरशिप हमारे प्रोमोटर्स के विज़न से आया था, जो इनिशिएटिव्स लिए उसमें किसी भी एम्प्लॉय की जॉब इस तरीके से नहीं गई, राइट। हमने कभी भी लोगों को मार्केट में इसलिए नहीं झोंक दिया कि वो जाएं और कोविड के शिकार हो जाएं। हमने बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स लिए थे। उसके अलावा आज भी जब हम इन पे काम करते हैं और रेवेन्यू नंबर्स होते हैं, हमारे नंबर्स जबकि बहुत एग्रेसिव होते हैं, जो टारगेट्स हम लेते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, बट हमें ये मालूम है कि वो नंबर्स होंगे कैसे, ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अनएथिकल,
क्या बोलते हैं, अनएक्सेप्टेबल तरीके से नंबर्स नहीं आ सकते। डिग्निटी ऑफ पीपल हैज़ टू बी मेंटेन्ड। ये 2-3 चीज़ें हम मेंटेन करते हैं, और नंबर्स होते हैं, नंबर में ऊपर नीचे भी होता है। तो इसमें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका वर्क काफ़ी मायने रखता होगा, बढ़ जाता होगा उससे। बिल्कुल बढ़ता है। जब आपको नंबर्स चेज़ करने होती है, पूरी टीम उसमें आगे पीछे लगी हुई है मार्केट में विन करने के लिए, तो उस टाइम में सिर्फ मेरा ही नहीं, लीडरशिप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जहां हमें ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि हाउ डू वी इंश्योर कि यदि कोई फेल होता है तो उसकी प्रॉब्लम को समझ करके उसकी ट्रेनिंग की जाए, उसको राइट हैंड होल्डिंग की जाए। और कई जगह में इस आपाधापी में हमें ऐसे भी लेना पड़ता है कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए HR, कई बार डिसीजन टफ लेने पड़ते हैं जहाँ एम्प्लॉय को वरीयता देनी पड़ती है बजाय नंबर के। ये भी कई बार किया है, एंड मैनेजमेंट हैज़ बिन काइंड इनफ, जो इन्होंने इसके बीच में एक अच्छा बैलेंस बना रखा है, तभी हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। सर, काफ़ी अच्छी बात आप बता रहे हैं कि इंडियन कंपनी में भी आप इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हर जगह मुझे कहीं ना कहीं गैप देखने को मिलता है, खास करके अपनी इंडियन कंपनी में पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गैप है जिसको हमें लग रहा है कि भरने की ज़रूरत है उसमें। सर, HR में हर तरफ या ऑर्गेनाइजेशन में हर तरफ स्पीड का डिमांड है। एक तरफ स्पीड होता है, दूसरे तरफ फेयरनेस होती है। जब बहुत ज़्यादा वर्कलोड या बिजनेस लोड आपका बढ़ जाता है, तब आप स्पीड और फेयरनेस में कैसे बैलेंस लेकर, क्या आपकी स्ट्रेटजी होती है, दोनों को कैसे समानांतर एकदम बैलेंस लेकर आप चलते हैं? देखिए, बैलेंस तो नहीं कह पाएंगे हर समय कर पाए हम लोग, बट हाँ कोशिश ज़रूर करते हैं। तो पहला चीज़ तो ये होता है कि देखिए, स्पीड इज़ गिवन। आपने स्पीड पे डिसीजन लेना है। बिज़नेस की आस्क आपसे है कि आप जल्दी से डिसीजन लें, बट बिज़नेस कभी नहीं चाहता कि आप अनफेयर डिसीजन लें। प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप कभी भी HR में या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशंस में देखें, डेटा की अवेलेबिलिटी, जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन होना है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमेशा स्ट्रगल ही करेंगे। तो हम लोगों ने इसमें एक एज HR लिप्योर के अंदर हमने जो एक अच्छी चीज़ करी है, हमारे HR जो रीजनल स्पॉक्स हैं या बिजनेस स्पॉक्स हैं, ये लोग बिजनेस के पार्ट होते हैं। दे आर पार्ट ऑफ रिव्यूज़, दे नो द नंबर्स। कई बार तो मुझे ये सुनने को मिला है लीडर्स के थ्रू कि आपके लोग अपने टीम के मैनेजर ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉयज़ का नंबर जानते हैं। और ये जब भी कोई लीडरशिप चेंज होकर ऑर्गेनाइजेशन में आती है, कहती है यार आपके लोगों का नंबर बहुत पता है। तो ये होता है जब आप अपने HR के काम करने के तरीके को बदलते हैं और आप पार्ट ऑफ बिजनेस बन जाते हैं, ना कि सिर्फ बैक एंड ऑर्गेनाइजेशन बने रहते हैं जहां आपके पास इनकमिंग कॉल आती है, राइट। तो उस कल्चर को बदला है हमने। जब आपको इन चीज़ों की खबर हो, जब आपको पता हो, तो आपके डिसीजन कभी गलत नहीं होंगे, या गलत हो भी सकते बट लेट नहीं होंगे। HR फ्रंट फुट पर खेल रहा है, मतलब बिजनेस ही फ्रंट फुट पे खेल रहा है, हम तो विकेट कीपर हैं। बट ये है कि हम लोग उनको सही समय पे सपोर्ट करते हैं, उनको सही गाइडेंस देते हैं। हम लोग उनके एनेबलर्स हैं, ना कि एक सपोर्ट टीम जो लास्ट मिनट पे आती हो और फिर पॉलिसीज़ के तहत चीज़ों को घुमाती हो। हम वो नहीं करते। लीडरशिप रोल जो है बाहर से बड़ा परफॉर्मिंग और ये सब बहुत ज़्यादा लगता है उन चीज़ों के लिए, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं काफ़ी डिमांडिंग होता है, कभी कभी इनविजुअल सा भी दिखता है। इन सब चीज़ों के बीच में आप अपना बैलेंस जो है, वेलबींग जो है, मेंटल वेलबींग, कॉर्पोरेट वेलबींग, ये सब चीज़ों को कैसे आप मैनेज करते हैं? रंजीत जी, देखिए, लीडरशिप जो है ना, ये जिम्मेदारी है जो आपने निभानी है। अब खुद की वेलबींग और अपने कंफर्ट में रहना या अपनी एनर्जी को बचाए रखना, इसकी 2-3 ही तरीके हैं, ज़्यादा है नहीं, जो मैं फॉलो करता हूँ। एक तो मैंने अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखा हुआ है, तो मेरा अपना खुद का एक समय होता है जो परिवार के साथ हो, इसके अलावा खुद का अपना समय होता है। अब बॉलीवुड और क्रिकेट, ये 2 चीज़ें मेरे अंदर बचपन से, चूँकि हम लोग अपने देश के उस हिस्से से आते हैं जहाँ पे हमारे पास ग्लैमर बहुत दूर दूर तक नहीं था। अब हम दिल्ली में आ चुके हैं, बट मेरे अंदर का वो बच्चा आज भी है। अगर आपको मैं बताऊं तो मैं वो फिल्में आज भी कई बार रिलीव करता हूँ, मोमेंट्स रिलीव करता हूँ। जब कोई फिल्म रिलीज होती है पुरानी हमारे बचपन की, तो हम शोले होती है या कोई ऐसी मूवी, तो हम जाके देखते हैं, अकेले देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट में मैं आज भी हर वीकेंड कोशिश करता हूँ क्रिकेट खेल ही लूँ। तो जब आप अपने लिए समय निकाल पाते हैं तो आप अपने
अंदर के वो निगेटिव ख्यालों को कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए आप दूर कर लेते हो, राइट। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप खुद की लर्निंग करते रहें। आप और मैं जब आज 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो अगर मैं बोलूँ 20 साल पहले जो MBA पढ़ के आए थे वो रेलिवेंट रहेगा ऐसा ज़रूरी है नहीं। तब से अभी तक दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। तो अपने स्किल पे काम करें, अपने नेटवर्किंग जो साथी संगत है, आपके प्रोफेशनल संगत है, इन नेटवर्किंग में रहना, एक नए पर्सपेक्टिव को लाना और उनमें से कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये आपको एक ना अलग सा कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन देता है। और जब आपको लगता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कई लोगों के लाइफ पे पॉजिटिवली पड़ रहा है, तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। वो काम फिर बोझ नहीं लगता, फिर आप उस जर्नी को एंजॉय करते हो। तो मैं इसी तरीके से करता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत अच्छा बुरा सही जो ग्राउंड लेवल पर रहकर सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता। सर मैं अब आपसे ना कुछ रैपिड फायर टाइप से क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको बहुत छोटे से आंसर देना होता है। उसमें HR के अंदर आज के डेट में अंडररेटेड स्किल कौन सी है जिसको कि फॉर्मली कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है? HR में ना मैं दो ऐसे स्किल की बात कर सकता हूँ। एक है करेज टू से नो टू इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर, राइट। आप देखेंगे HR में एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, AM के लोग होते हैं, उनके अगेंस्ट बिजनेस में आपको AGM, सीनियर मैनेजर या GM लेवल के बिजनेस के लोग होते हैं, जो कई बार कुछ ऐसे डिसीजन लेके आते हैं जहाँ पे HR को लगता है कि ये सही नहीं है और उनको ना बोलना होता है। तो राइट, एक तो ये स्किल है जो इसकी हमें कभी ट्रेनिंग नहीं मिली कि हाउ टू से नो टू अ CEO और टू अ CFO या CTO या बिजनेस हेड, वो हम खुद ही सीखते हैं। और दूसरा एक स्किल होता है कि जिसको मैं कहता हूँ इन्फ्लुएंसिंग विदाउट अथॉरिटी, राइट। आपके पास कोई अथॉरिटी है नहीं, बट आपको डिसीजन में सपोर्ट करना है, गाइड करना है, मेंटोर करना है, अपने एलाइज बनाने हैं। ये दो स्किल मुझे मतलब बड़ा खुद ही आगे चलना है। ये सब खुद से सीखते हैं हम HR में रह करके। कोई इसका फॉर्मल ना MBA इंस्टीट्यूट में कोई कुछ सिखाता है, ना बाद में कोई सिखाता है, ये हमें ही गेन करना पड़ता है। तो मेरे को आपका पूरा देखकर सिनेरियो ये लगता है कि आप बोल्डली डिसीजन लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, पहले कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। डिसीजन लेने में ध्यान रखते हैं, सही डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, बजाय इसको देखे कि सामने वाला क्या कह रहा है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे और HR में यदि आपने कोई ऐसा डिसीजन छोड़ दिया लेने से, तो उसका इम्पैक्ट किसी एक इंसान की ज़िंदगी पड़ता है, जिसके पीछे एक पूरा परिवार होता है। तो जवाबदेही मैं अपने पे लेके चलता हूँ। क्या मुश्किल है आपके लिए लीडरशिप, जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना, या नीचे की जो टीम है उसके बैलेंस को मेंटेन करना, इमोशन को मेंटेन? डिपेंड करता है, ये दोनों ही मुश्किल हैं। और एक्सपेक्टेशन राइट है या एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है, कई बार वो कई शब्दों में नहीं कहे जाते, ठीक है। तो उसके लिए क्लैरिटी लाने के लिए मैं पूछ लेता हूँ कि हाउ विल सक्सेस लुक एट यू। आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करोगे, तो वो समझ में आ गया तो उसको एग्जीक्यूट करना इजी हो जाता है। और टीम को पर्पस कम्युनिकेट करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग काफ़ी होते हैं, एंग्जाइटी होती, कम्युनिकेशन होती नहीं उतनी, तो वो HR के पास ही आते हैं। सही गलत अच्छा बुरा कम्युनिकेट करने के लिए HR से ही आएंगे। और यदि आपने ऊपर की क्लैरिटी नहीं ली हुई है तो आप फंस जाओगे। तो एक तो पहले ऊपर क्लैरिटी लेना, और दूसरा उस टीम को बताना कि क्यों करना है और सक्सेस होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में आपने बैलेंस बना लिया और HR का अपना वो ट्रस्ट वर्दीनेस बन गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर कुछ भी मुश्किल तो आप डायलॉग में ज़्यादा बिलीव करते हैं? बिल्कुल, यही एक तरीका ही है एज HR। अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेज कर रहे हैं और फास्ट मूविंग ऑर्गेनाइजेशन है, और आप देखेंगे इंडस्ट्री भी इतनी तेज़ी से बदल रही है। बिल्कुल, कंज्यूमर बिहेवियर बदल रहा है, इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशंस बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, प्रोडक्ट लाइंस नए आ जा रहे हैं, बिजनेस मॉडल पुराने ख़त्म हो जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ कई बार इसके लिए रेडी नहीं होते, तो उनको बताना और सही समय पर उनको गाइड करना कि उनका रोल किस तरीके से बदलेगा, ये हमारा काम है। हाँ, हमें लग रहा है कि हर अब बिजनेस सिनारियो जो है वो 1-2 सालों में चेंज होता रहेगा, मतलब जो मेरे को लग रहा है। आप तो देख ही रहे हो इन चीज़ों को। मैं अपनी टीम में लगातार अपने टीम के लोगों से पिछले 2 साल से बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी आ रहा है और आप लोगों का जो रोल है वो रोल अब ऐसे रह नहीं जाएगा। लकीली मेरी टीम उन चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करना शुरू की, थोड़ी झिझकते हुए, थोड़ी हिचकते हुए। आज उनको ये पता है कि अगर AI आ रहा है तो उनके रोल में क्या इम्पैक्ट है, और वो उसके लिए रेडी है।
ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एज ए लीडर आपको ये चीज़ों को तो बताना ज़रूरी है ही। एज अ लीडर एंड एज ए HR, बिकॉज ये सिर्फ जो टेक्नोलॉजी का बदलाव है या बिजनेस मॉडल का बदलाव है, ये सिर्फ HR को ही टच नहीं करेगा, वो हर एम्प्लॉय को टच करेगा। और फेयर है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम उसके लिए अपने एम्प्लॉयज़ को रेडी करें, हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए कम्युनिकेट करना और इस पर बात करते रहना इम्पॉर्टेंट है। कोई आपने डिसीजन पीपल रिलेटेड कोई आपने डिसीजन लिया हो उस टाइम पर, लेकिन लग रहा था कि ये बड़ा रिस्की है, लेकिन बाद में चलकर वो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहा, कुछ ऐसी चीज़ें आपको याद आ रहा हो? काफ़ी है ऐसे, जैसे आपने बोला कि मैं कुछ डिसीजन लेना पसंद करता हूँ, तो ऐसे काफ़ी डिसीजन है, बट हाँ एक मैं बता सकता हूँ। रिसेंटली जब ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप चेंजेस होते हैं और आपको नए बिजनेस मॉडल्स इवॉल्व होते हैं, तो कई बार आपको एक दुविधा सी क्रिएट हो जाती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, बोर्ड रूम्स की, क्लोज रूम मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, वहाँ दुविधा हो जाती है कि रिज़ल्ट जल्दी चाहिए, पुरानों वालों पे कई बार दिखता नहीं वो डिसीजन, नए लोग आ रहे हैं वो डिसीजन दे नहीं पाते, रिज़ल्ट दे नहीं पाते। तो इन कन्वर्सेशंस में कई बार आप एक अपने गले को आगे रख के कहते हो कि मुझे इस इंसान पे भरोसा है, इसको मौका दो और ये करके दिखाएगा। तो उस टाइम डिसीजन लेते वक्त ये रिस्की ज़रूर लगता है, बट आई एम हैप्पी कि ऐसे जितने भी डिसीजंस हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में लिए हैं वो आज तक सक्सेसफुल है। मैंने कोई फेल्ड डिसीजन देखा नहीं है जहाँ लोगों पे हमने दाव रखा है कि ये एम्प्लॉय, इसको ये नया रोल दे दो। दैट हैज़ ऑलवेज बिन सक्सेसफुल। काफ़ी अच्छा है सर इस चीज़ के लिए कि अगर आप जिस एम्प्लॉय पर, जैसे बोलते हैं ना कि जिस घोड़े पर दाव लगाओ वो काफ़ी अगर सक्सेसफुल हो जाए तो हर आदमी को खुशी होती तो है। घोड़े पे दाव लगाने के बाद घुड़सवार की जिम्मेदारी भी हाँ, लेनी वही तो पड़ती बोल है। रहे हैं ना कि जब आप लगा रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं Yes, तो अलग अंदर से एक मोटिवेशन लेवल एक डिफरेंटली मतलब चेंज होता होगा कि हाँ हाँ, हमने जब कुछ करके ऑर्गेनाइजेशन में इतना समय निकाल लेते हैं ना रंजीत जी, तो आपको लगभग पता होता है कि क्या कल्चर है और उस कल्चर में कौन स्केल कर पाएगा, कौन एक्सपेक्टेड रिजल्ट आउटकम दे पाएगा, वो पता चल जाता है आपको। हाँ, क्योंकि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से एक समझ पाते हैं कि अब क्या इनकी एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से चलना है, तो तब हमें लग रहा है कि वो सब सारी चीज़ें अपने अंदर हाँ, आ जाते हैं। मतलब ये पता होता है ना कि किसकी क्या कैपेबिलिटी है, चूँकि 10 साल आपने लगा लिए, इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप में, और जब आप नया रोल देते हैं तो उसी आदमी को दे सकते हो जो आपके कमांड पे कूदने को तैयार हो, बिल्कुल। तो झिझक ना हो। तो ऐसे लोगों पे दाव लगाना के लिए हम होते हैं, बट असली जीत तो उन लोगों की जिन्होंने उन डिसीजंस को सही साबित किया ग्राउंड पे जाके। तो उसमें कहीं ना कहीं लीडर का भी बहुत बड़ा रोल होता है ऑफ कोर्स उस बिजनेस के लीडर का, जिसने इस डिसीजन को अलाउ किया, उसके रोल के बिना तो हम लोग कुछ नहीं, हम तो सिर्फ वहाँ पे एक प्रेडिक्शन करके चले आते हैं कि ये लड़का है, इसको आप सपोर्ट करो, और थोड़ा बहुत हम उनके IDP वगैरह डेवलप कर देते हैं कि नए रोल में जाने के लिए जो स्किल चाहिए, ट्रेनिंग क्या होगी। बट डे इन डे आउट तो वो लीडर का ही कमाल है जो उसको सक्सेसफुल बनाता है, वो क्रेडिट हम नहीं ले सकते। तो जौहरी वाली नज़र है, मतलब उस तरह से देखने के लिए तराश। जौहरी वाली नज़र कहे या क्रिकेट खेलता हूँ तो ये बोलता हूँ कोच वाली नज़र है कि कौन सा टैलेंट है, अब उसके बाद तो आपको कैप्टन को ही चलाना है। अगर वन वर्ड में ये बताना हो कि कल्चर सबसे पहले कब और कैसे टूट जाता है, अगर वन वर्ड में आपको बताना हो तो कैसे आप डिफाइन करेंगे उसको? देखिए, इसके लिए होते दो वर्ड है, बट उसको एक मैं कोशिश करता हूँ, फेयरनेस। बट मैं इसको कहता हूँ ऑथेंटिसिटी एंड फेयरनेस। अगर आप जो कल्चर को बताने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी आप लीडरशिप विज़न लेके चल रहे हैं, अगर आपकी कथनी और करनी में फ़र्क है तो एम्प्लॉयज़ पकड़ लेते हैं। मैं कई बार कई लोगों से बात करता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कल्चर उससे नहीं डिसाइड होता कि जो आप सामने माइक पे या पब्लिक में आके बोल रहे हो। कल्चर बंद कमरों में डिसाइड होता है कि वहाँ आप क्या उसी कंसिस्टेंसी से, उसी भावना से अपने इंटेंट को दोहराते हैं। अगर वो फ़र्क है तो वो पब्लिक समझ जाती है। हमें तो लग रहा है सर कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आजकल देखने को मिलता है कथनी और करनी में। यस, ये वो गैप्स दिखते हैं और वहीं पे वो कल्चर का दोराहा तैयार हो जाता है जहाँ एम्प्लॉय कन्फ्यूज्ड होता है कि दाएं जाना है या बाएं जाना है, और वहाँ कंपनीज में स्टैग्नेंसी आ जाती है। वो कंपनी फिर हमारे हिसाब से तो कंपनी का कहीं ना कहीं एक सेटबैक है कंपनी के लिए और उस लीडर्स के लिए। भले हमें लगता है कि हम लोग कुछ टाइम के लिए ग्रो कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट कुछ और ही देखने को मिलता है। एब्सोल्युटली, अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें तो सबसे पहले आपके डिसीजंस डिले होने शुरू हो जाते हैं, डिसीजन पैरालिसिस आने शुरू हो जाएंगे, आपके कुछ राइट टैलेंट्स निकलना शुरू कर जाते हैं, और फिर उसका इम्पैक्ट आता है आपके लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट में।
आते आते लगता है कि सब कुछ खत्म शुरू ही में हो आपको गया। नहीं पता चलता, शुरू में तो आपको लगता है कि वो नंबर्स हो रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, हाँ। बट ये जो थोड़े थोड़े दरार जो आपके दीवार में पैदा हो रहे हैं वो समझ में नहीं आता, लेट हो जाता है जब तक वो घर ढहने शुरू हो कुछ जाते लोग हैं। नंबर्स को मतलब नंबर से ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें मुझे जो मैं देख रहा हूँ, मुझे भी 20-22 साल हो गया ऑर्गेनाइजेशन को, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा दिन तक चीज़ें चलती नहीं हैं। आप नंबर से बहुत दिनों तक कल्चर को दबा कर नहीं रख सकते और ढक कर नहीं रख अब सकते। बिल्कुल देख लीजिए, जो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कभी इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया था, रिवेन्यूज़ दिख रहे थे उनके, कुछ ऐसी कंपनी जिनको बड़े बड़े हाउसेज ने फंड किया था, कुछ ना कुछ गलत हुआ उस कल्चर में। अब उसको कंप्लायंस कह दे या उसको डेटा रिपोर्टिंग कह दे, कह कुछ भी ले, बट वो कल्चर ही तो था। बिल्कुल। और वो कंपनी आज कोलैप्स हो चुकी हैं और आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। कई कंपनियां आपको देखेंगे कल पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई थी रिटेल में, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है। अगर एचआर को सिर्फ आउटकम से मेजर करना हो तो वो क्या होगा आपके लिए? देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस रेडीनेस टू हैंडल चेंज, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, चाहे बाहरी बदलाव हो, चाहे आपको कोविड ऐसा हालात हो, या उसके अलावा डेवलपिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस हो, इन सब में अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सेल कर जाता है, सेल थ्रू सक्सेसफुली कर जाता है, और यदि आपके लोग आपके साथ बने हुए हैं, तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवे फॉर एनी लीडर टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे एचआर किस तरीके से काम कर रहा है। तो उससे आप उसका मेजरमेंट निकाल लेते हैं उस चीज़ के लिए? नहीं, मेजरमेंट क्या है, अब एचआर हर लीडरशिप के सक्सेस को सपोर्ट करता है। अगर आपके बिजनेस सस्टेन्ड है, प्रॉफिटेबल है, और आप इतने थपेड़ों के बाद भी आपकी नाव चल रही है, तो नाविक को तो देना ही पड़ेगा आपको कुछ क्रेडिट। फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन के लिए के बारे में कौन सी बात समझते हैं जो लीडरशिप अक्सर मिस कर देते हैं? देखिए, इस पे ना मेरा कुछ खुद का तजुर्बा रहा है, कभी मौका लगा तो आप शेयर ज़रूर करेंगे। मेरा ये रहता है कि फ्रंट लाइन टीम को ये पता है कि उनको क्या सपोर्ट मिलने से नंबर हो जाएगा और कंपनी आगे बढ़ जाएगी। कई बार हम लीडर जो ऊपर होते हैं ना, हम लोग ग्राउंड की उन रियलिटी से दूर हो जाते हैं, और वहाँ पे हम कंपनी, डिफरेंट कंपनीज की बैलेंस शीट और लीडर्स के टॉक को देख कर सोचते हैं कि इस तरीके से ही कंपनी बनती है। बट बेस्ट तरीका है जो हमने पहले भी देखा हुआ है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ, जो चलता है वो है ग्राउंड से। जो लीडर ग्राउंड पे है, जो ग्राउंड की चैलेंजेस को समझ पा रहा है, अपने एम्प्लॉय की बातों को सुन और समझ पा रहा है, वो किसी भी माहौल में अपने ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करा के ले जाएगा। अब किसी भी सक्सेसफुल लीडर स्टोरी देखिएगा, उससे बोर्ड रूम की स्टोरी नहीं होती है, वो ग्राउंड की होती है। और ये मेरा रिटेल के समय से और इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से ये विश्वास मजबूत ही हुआ है, कमज़ोर नहीं हुआ। एक बहुत साल पहले मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योर थे, उस तरह से उन्होंने अपने बेटे को सॉफ्ट फ्लोर से काम स्टार्ट करवाया। तो मैं उस समय नया नया था, ये सब कॉर्पोरेट होना, तो मैंने बोला कि एज ए ऑनर, आप उस कंपनी के मालिक, अपने बेटे को इस तरह से क्यों लगा रखा है? बोले कि जब ये सॉफ्ट फ्लोर से तैयार होकर, बोर्ड रूम तो उसी का है, आज चाहो तो आज बैठ जाओ, लेकिन जब वो तैयार होकर ग्राउंड लेवल से और बोर्ड रूम में पहुँचेगा तो कोई ऐसा नहीं होगा जो इसको मिसगाइड कर पाए या इसको कोई चीज़ सीखने में कमी रह जाए। एग्जैक्टली। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्राउंड लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब मायने रखता है। सारा एक्शन तो ग्राउंड पे ही हो रहा है ना। आज आप किसी भी डिलीवरी ऐप की कंपनी को देखें तो लास्ट माइल पे डिलीवरी हो रही है, कि कोई कभी आधे घंटे कर रहा था, किसी ने सोचा कि हम 10 मिनट में करके देखते हैं, और होगा कैसे 10 मिनट तो ज़मीन पे ही होगा। तो वहाँ करके एक्सपेरिमेंट करके बोर्ड रूम में वो स्ट्रेटजी बन गई। हाँ, Right. मतलब देखने के बाद अगर आप हम लोगों की बात करें तो अगर हम मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो हिंदुस्तान में अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग चैलेंजेस, और आपके 3 प्रोडक्ट, ऐसा तो है नहीं कि तीनों प्रोडक्ट लोग बैठे हुए हैं कि हाँ जी आइए और हम खरीद लेते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो चैलेंज है, अब जो मुंगेर का चैलेंज है, मुंगेर में ही जीता जाएगा, वो दिल्ली में नहीं जीता जाएगा। बिल्कुल। इट इज़ मोर लाइक एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड। तो अगर आपको स्टेट वाइज कंपटीटर पता हो, स्टेट वाइज अपॉर्चुनिटीज़ पता हो, तो एज अ लीडर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और उसके लिए उस लड़के से बेहतर कोई नहीं है जिससे आप पूछे कि भाई तेरे यहाँ क्या करने से ये रिजल्ट आएगा। ऑफकोर्स उसको सारी जानकारी नहीं होगी, बहुत बहुत सी ग्राउंड की रियलिटीज़ होंगी उसके पास।
उसके बाद जो लीडर है उसमें से आउटकम निकाल सकता है कि कैसे आगे एक्सपीरियंस तो है ना हमारे पास बोर्ड रूम में। बिल्कुल। जब काम बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है तो आपको पर्सपेक्टिव में क्या लाता है? रंजीत जी, एक दो बार हुआ है, काफ़ी बार हुआ है, जब आपको काम कुछ ओवरवेलमिंग हो जाए और जब मुझे कुछ लगता है कि अभी करूं क्या, तो मेरा सिंपल तरीका होता है, मैं सिस्टम बंद करके थोड़ा अपनी सीट से हट जाता हूँ यार, मैं स्टेप बैक करता हूँ और थोड़ा सा उसको ना ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने का तरीका क्या होता है कि व्हाट इज़ इट दैट मैटर्स, कि क्या वो होगा जो मैटर करेगा और क्या वो कुछ स्मॉल विंस होंगी जो मैं कर लूँगा तो मैं समझ में आएगा कि हाँ जी मैं हो गया। तो ये स्टेप बैक करके प्रायोरिटी सेट करना और चीज़ों को तोड़ना, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो हाथ खड़े करके नेटवर्क में या सीनियर से पूछ लेना कि यार ये करे होगा कैसे, ही बता दो। अगर आपने ये डायलॉग ऑन रखा और अपने को रिफ्लेक्ट करते रहे विथ राइट इंटेंट, मैंने कई बार ऐसा देखा है, मुझे आधे घंटे 1 घंटे तक समझ में नहीं आता, लेकिन फिर जब समझ में आता तो 15 मिनट में सारा डिज़ाइन बन जाता है कि इस तरीके से होगा। तो वो स्टेप बैक करना ज़रूरी है, अपने आप को ना जूम आउट करके और चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से रिफ्लेक्ट करना, छोटे छोटे जीत तय करना और उसको सेलिब्रेट करते रहना है। अपने आप को पीटने से तो कुछ होगा नहीं। कोई ऐसा पीपल ओरिएंटेड डिसीजन जो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर रहा हो और बाद में जाकर ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी पॉपुलर हो गया हो आपके? देखिए, 2-3 डिसीजंस ऐसे ज़रूर हमने लिए जो थोड़ा सा हमारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनसुना सा था, राइट, या लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होता होगा। एंड उसमें से एक तो होता है, जब आप कहीं भी चेंज मैनेजमेंट में जाते हैं तो आप काफ़ी ऑर्ग डिज़ाइन और रीस्ट्रक्चरिंग पे काम करते हैं। जब तक आप राइट स्ट्रक्चर जो आपको वर्क करने में हेल्प कर रहा हो, तो जब आप इस तरह के रिस्ट्रक्चरिंग्स करते हैं या वैसे डिसीजन का पार्ट होते हैं एज ए HR जिसको एग्जीक्यूट करना है, तो काफ़ी अनपॉपुलर होता है साहब, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, राइट। तो वो हुआ, 1-2 बार ऐसा हुआ जहाँ पे आप 1-2 डिपार्टमेंट, 2 कंपनी थी, वहाँ 2 डिपार्टमेंट होते थे, उनको आपने मर्ज किया, आपने बोला कि एक ही कंपनी के, बिकॉज बैक एंड है तो ये एक ही टीम क्यों नहीं कर सकती। जब आप एक टीम करते हैं ना, तो लोगों को लगा कि उनमें काफ़ी खौफ था कि लोग निकाले जाएंगे, बट आपने जब उस टीम को एक साथ लाए और लोगों को निकाला नहीं बट लोगों को यूटिलाइज़ किया और इनफैक्ट ज़्यादा हायरिंग करी, तो वो डिपार्टमेंट आपका आज के टाइम में एक इफेक्टिव कंट्रोलरशिप डिपार्टमेंट बन जाता है। तो लोगों को यकीन होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है तो ये टीम को। था। दूसरा डिसीजन था जब हमने अपने कंपनी में थोड़ा सा ओपन कल्चर बिल्ड करने के लिए 2021-22 में कल्चर बिल्ड करने के लिए हमने फन फ्राइडे शुरू किया था। तो काफ़ी लीडर्स थे जो नाराज़ हुए थे कि भाई हमारा तो कॉल लगा होता है और आप इस टाइम पे ये हंसी मजाक डांस गाना ये सब करते रहते हो, टीम डिफोकस हो रही है और काम नहीं होता। इस हद तक कि एक काफ़ी सीनियर मेरे पास आए थे बोलने के लिए, आपने पूछा नहीं है लोगों से। तो मैंने उनको कहा था कि भाई हमने तो पूरी स्टडी करने के बाद ही फ्राइडे को चूज़ किया कि 4 से 5 के बीच में यहाँ एब्सेंटिज्म होता है फ्लोर पे और लोग बाहर घूम रहे होते हैं सुट्टा ब्रेक पे जो कहते हैं हम लोग, तो इसलिए इस इवेंट को किया गया। आज के टाइम में एक समय ऐसा आ चुका है कि अगर आप फन फ्राइडे नहीं करते तो वही लीडर्स और वही एम्प्लॉय आपके पास आके पूछते हैं कि आज आप कर क्यों नहीं रहे। तो वो कुछ इनिशिएटिव्स होती हैं। सर बदलाव ऐसे ना कोई जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है, वो माइंडसेट है ना। अगर हम अपने आप में भी कुछ बदलाव लेने के लिए जाए तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो सेम वही ऑर्गेनाइजेशन का भी हाल है कि अगर कुछ बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए उसके सर्कमस्टांसेस के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा कि हम लोग। एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना रंजीत जी कि कई लोग सीरियस दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि काम आधे घंटे 1 घंटे ब्रेक लेने से ना पूरे हफ्ते में आपका आउटकम में नहीं बदलाव हुआ था। मुझे तो लगता है कि आप रिफ्रेश री एनर्जाइज होते हैं और आप काम करते हैं। बट मैंने ऐसा देखा है कुछ लोगों को, यही नहीं काफ़ी कंपनियों में, एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे आर सिंसियर एम्प्लॉयज़ हर जगह, बट मुझे लगता है कि जब इंगेजमेंट होता है तो हमने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको काम भी उसी समय याद आ जाता है और मुस्कुराने से पता नहीं वो क्यों कंजूसी करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो वेलबिंग में देखता हूँ और बहुत सारी कंपनियों का माइंडसेट देखकर मेरे को ताजुब होता है। वो बोलेंगे कि आप एकदम लास्ट टाइम में रखो जब लोग घर जाने लगते हैं, या लंच टाइम में रखिए, ये रखिए। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं
वो एक लीडरशिप की माइंडसेट को दर्शाता है। अगर जो आदमी 8 घंटे में काम नहीं करेगा, क्या वो आपको लगता है कि 10 मिनट के लिए अगर वो वेलबिंग में जा रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी उस नहीं, चीज़ की? मेरी इस पे ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। कई बार मेरे को ये रिक्वेस्ट आता है, इनफैक्ट मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर ऐसे सीनियर से तो नहीं आता, बट कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको सैटरडे संडे ही मीटिंग्स लगानी होती है। समहाउ उनको बाकी वीकडे में टाइम नहीं मिलता है। और मेरा मानना है कि एचआर इज़ पार्ट ऑफ योर रूटीन बिजनेस, सो वीकेंड में ही टाइम नहीं लगाने से होगा काम, आपको वीकेंड में टाइम देना पड़ेगा। और मैं उनको खुला बोलता, भाई मैं सैटरडे संडे को ना क्रिकेट के मैदान में हूँ, आप कृपया फ्राइडे को मीटिंग लगाएं। और ये इसलिए नहीं है, मुझे उनको पुश करना ज़रूरी है कि आपके लिए भी आपका परिवार इंपॉर्टेंट है। वो भी आपके लिए 5 दिन 6 दिन काम करने के बाद 1 दिन का ब्रेक एक्सपेक्ट करता है कि आप समय उनके साथ गुजारें। आप देखिएगा, ऐसा कुछ मत बोलिएगा कल आपके सीनियर्स भी और इधर उधर देखेंगे उस तरह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ एक चीज़ अच्छा ये रहा जरूर रहा है कि हमने ये लीडरशिप में बिल्ड किया है कि आज भी मैं सुबह कॉल करके आया हूँ। ऐसा नहीं, जरूरत पड़ी तो बिहार की टीम मेरे साथ अपने सेल्स पे लगी थी और वो चाहते थे कि मैं उनसे बात करूँ। मैंने 5 मिनट 10 मिनट जरूर बात करी है, लेकिन बात है ना, वो स्वेच्छा वाली बात होनी चाहिए। वो टीम काम कर रही है, उस टीम को आपसे बात करनी थी कि उन्होंने नंबर अच्छा किया था, उनको आपको कॉल करना था, तो वहाँ जाना अच्छा लगता है। बट सिर्फ इसीलिए कि बाकी लोग फ्री होंगे और उनको शनिवार को बिजी कर लो, तो वो नहीं करना चाहिए। वो एक माइंडसेट मेरा पर्सनल थॉट तो यही है जी। अगर आपकी एचआर की टीम अगर एक स्पोर्ट्स की टीम होती तो उनके जर्सी पर कौन सा टैगलाइन आप लिखना पसंद करेंगे या होगी उस चीज़ के लिए? अब क्रिकेट वाला हूँ तो क्रिकेट का ही बोल सकता हूँ, लेकिन जो बहुत क्लोज टैगलाइन अगर मैं बोलूँ तो मुंबई इंडियन में है वो, दुनिया हिला देंगे हम। तो मेरे लिए वही है, 10 मैच हारने के बाद भी वो मुंबई इंडियन टीम ट्रॉफी लेके जाती है, तो वो जज्बा है। और मेरी टीम भी उसी तरीके से है। उनको कोई भी काम आप दे दो, जरूर शुरू में समय लगता है टीम को साथ आने में, लेकिन वो सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। तो टैगलाइन क्या होगा एक लाइन में? दुनिया हिला देंगे हम। अच्छा, दुनिया हिला हाँ देंगे। जी। तो उस तरह से टैगलाइन होगा आपकी जी, टीम के लिए। जी। सर, आपको एचआर में तो सभी लोग जानते हैं, आप उभरते हुए एक एचआर लीडर भी हैं, लोग पसंद भी करते हैं आपके हर तरह से डिसीजन और सब चीज़ों को लेकर। क्रिकेट आपने बताया कि आपका एक काफ़ी पसंदीदा चीज़ है जो आप हमेशा ग्राउंड पर खेलते रहते हैं। इन सब के अलावा कुछ ऐसे हॉबी जो आपकी टीम, आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपके लोग नहीं जानते हैं, अगर वो कुछ अगर आपके पास है, अगर हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो आप? ऐसा तो नहीं होगा कि टीम नहीं जानती, टीम आपके साथ है तो कभी ना कभी ये झलक उनको मिल जाती है, बट हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में लोग नहीं जानते हैं। मेरी एक अपनी पर्सनल हॉबी ये है कि मैं जिस जगह भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं वहाँ की हिस्ट्री और माइथोलॉजी को समझने की कोशिश करता हूँ, वहाँ किंवदंतियों की कहानियों को, वहाँ के इतिहास को, और वो वापस आके मैं अपने बेटे को समझाता हूँ, सुनाता हूँ, क्योंकि उसको मैंने बेड टाइम स्टोरी सुनाना शुरू किया। तो एक ये चीज़ है मेरे अंदर कि काफ़ी माइथोलॉजिकल चीज़ों को एक्सप्लोर करना और उसी किताबों को पढ़ना भी पसंद है मुझे। ये क्यूरियोसिटी मेरे में रहती है साहब। तो अभी तक कहाँ, मतलब बहुत जगह आप ट्रैवल कर चुके हैं? हाँ, लगभग हिंदुस्तान में कश्मीर छोड़कर और नॉर्थ ईस्ट में असम के बाहर के एरिया को छोड़कर असम तक ट्रैवल कर चुका हूँ। तो इसमें कौन सी मैथोलॉजी आपको सबसे अच्छी लगी हो? कोई अगर 2 लाइन, अगर छोटी सी कोई हो, अगर 1-2 लाइन की अगर कुछ शेयर करना चाहें? देखिए, माइथोलॉजी की और हिस्ट्री की चीज़ों की बात करो तो एक चीज़ तो मुझे ही पता नहीं था खुद बिहार में रहते हुए, कि मंदार पर्वत जिससे सागर मंथन हुआ था वो हमारे बिहार में ही आज भी अवेलेबल है। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता है। हाँ, तो ये मैं जब देवघर की तरफ जा रहा था, भागलपुर से आगे बढ़ते हुए सेल्स कॉल पे, वहाँ से 2021 में जा रहा था, तो मेरे को किसी ने बताया, सर आपको पता है सागर मंथन इसी पर्वत से हुआ था। एंड मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ कि भाई ये तो हम यहीं से पले बढ़े हैं, हमें ही नहीं पता ये बात। तो उसको देखने में चला गया था। तो ये एक चीज़ें हैं अनएक्सप्लोर्ड भारत की। कई जगह जब आप जाते हैं, चित्तौड़गढ़ के किला के नीचे जब आप बस स्टैंड पे खड़े होते हैं और चित्तौड़गढ़ का किला दिखता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि वो महाराणा प्रताप कैसे होंगे जिन्होंने एक तलवार के हमले से घोड़े सहित अपने दुश्मन को काट दिया था। तो वो इतिहास है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बार मैं भोपाल में गया था, सारनाथ,
तो मैं ये सोच रहा था कि अशोक सारनाथ में सैलरी कैसे देते होंगे, क्योंकि वहाँ तो लोग काम कर रहे होंगे। वो उस टाइम कोई ऐसा हमारे पास जूम कॉल नहीं था कि प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा देखे, तो कार्य की प्रगति कैसे देखते होंगे और यहाँ के लोगों की सैलरी मॉनिटरिंग कैसे करते होंगे, ये सोच के मतलब मैं थोड़ा देर मजाक में अपनी पूरी एचआर टीम से बात करता था। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं सुन के, सोच के, और इस पे और एक्सप्लोर करने का इच्छा है आगे चलते हुए। जब रिटायर होंगे तो करेंगे जरूर। अभी तो रिटायरमेंट बहुत टाइम है सर। है सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, टाइम निकालने के लिए और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। और डेफिनेटली हम लोग एक बार फिर से और अच्छे से बैठेंगे और उसमें आगे बातचीत करेंगे। आप लोग भी सौरभ सिन्हा सर को सारे प्लेटफॉर्म पर हैं, सारे एचआर क्लेम में जाते हैं, और जहां मैंने बीच में भी बोला एक उभरते एचआर लीडर जो आजकल जी की बात होती है, तो आप लोग उनमें से एक हैं और आप इनको फॉलो करिए। और जो भी चीज़ें वो करते हैं ये डंके की चोट पर करते हैं। जो मैंने बीच में भी बोला कि इनकी जो पर्सनालिटी है, लोग जो इनको जानते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और सबको साथ ले चलने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोग इनको फॉलो करें और देखें और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। थैंक यू। हमारे सारे फॉलोअर्स या जो भी हमें सुन रहे हो इस समय, जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है लीडरशिप अनफिल्टर्ड को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अनफिल्टर्ड आते हैं और अनफिल्टर्ड बातें करते हैं। थैंक यू।